सुप्रभातम। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वातंत्र्य मिला। आनंद से भाव विभोर हुआ। अनेक वर्षों के पश्चात भाव विश्व में संजोए स्वप्नों को साकार होते देख परमानंदित हो गया। देश सेवा सर्वस्व का त्याग की शपथ ली थी। अब बस भारत जाकर कृषि क्रांति द्वारा स्वयं पूर्ण ग्राम, जिसे मैंने मुक्त ग्राम अभियान की संज्ञा दी थी, उसे साकारने की उत्कंठा थी। मातृभूमि में मेरा निवास चाहे गटार के बाजू में क्यों न हो मंजूर है, लेकिन अब बस हर हाल में भारत जाना ही था। मुझ में उत्साह संचरित होने लगा। सब परिवार भारत जाने की मनीषा जानकी जी ने प्रकट की। जानकी, आप तो विदेश में पली बड़ी हो, शायद संकुचित वृत्ति के लोग तुम्हें अपनाएंगे नहीं, लेकिन मेरे ध्येय से एकरूप जानकी ने ऊंचे पर्शियन गलीचे, रसोई घर के सारे अत्याधुनिक उपकरण बेच दिए, मगर मेरा संपूर्ण पुस्तक संग्रहालय एवं दैनिकी का हर छोटा पन्ना संभालकर सावित्री और माया के साथ भारत आने का निश्चय दृढ़ रखा। 1949 में तत्कालीन मध्य प्रांत के कृषि मंत्री श्री R.K. पाटिल के दिए गए निमंत्रणानुसार मैं नागपुर पहुंचा। 43 वर्षों के पश्चात परिजनों से मिलकर अत्यानंदित हुआ। काटोल जाकर कुल देवता का दर्शन किया। 7 से 8 विदेशी भाषाएं अवगत थी, लेकिन 43 वर्षों के पश्चात भी मराठी एवं संस्कृत का प्रभुत्व, तुकाराम रामदास के अनेक कंठस्थ अभंग, अनेक मुखोद्गत सुभाषित लोगों को आश्चर्यचकित कर जाते। अनेक गणमान्य समारोह में प्रमुख वक्ता की भूमिका निभाई। अनुभव पर आधारित वक्तृत्व मुझे प्रसिद्धि वलय देने लगा, किंतु कृषि क्षेत्र में कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए मैं लालायित था। 1951 के जुलाई में मैंने 434 पन्नों का अहवाल सादर किया, जिसके 298 सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को मार्गदर्शक थी। व्यक्तिशः मैंने किसानों को मिलकर मार्गदर्शन देना प्रारंभ किया, लेकिन अनेक महीनों के बावजूद भी मुझे कोई ठोस प्रकल्प का दायित्व नहीं दिया गया। 1955 में नागपुर विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में 10,000 रुपए की थैली देकर सेनापति बापट जी के करकमलों द्वारा मेरा रुद्ध सत्कार किया गया। सत्कार को प्रत्युत्तर देते समय नेत्र सजल हो गए। आज से मेरा हर क्षण और धन का प्रत्येक कण कृषक बांधवों के विकास के लिए ही व्यय करूंगा, मैंने जाहिर किया। नागपुर में कृषि संशोधन केंद्र एवं अद्ययावत शोधशाला करने की मनीषा थी, किंतु धन के अभाव में यह अशक्य प्राय था। कुछ मान्यवरों की विनती के कारण नागपुर विद्यापीठ के वसति गृह में सुपरिटेंडेंट पद पर नियुक्ति हुई। सपरिवार उस बंगली में हम निवास हेतु पहुंचे। चलो, आखिर एक समय के भोजन का तो प्रबंध हुआ। जानकी जी ने कुक्कुट पालन करना आरंभ किया। स्वातंत्र्य सैनिक की पेंशन की मांग मुझे अस्वस्थ कर गई। जानकी, देश से कुछ मिलने की अपेक्षा से मैंने सेवा नहीं की। यह जंगली तरोटा है ना, उसी की कॉफी बनाकर शाम में चला लेंगे। आगे चलकर जानकी और मैंने लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट में जर्मन एवं फ्रेंच भाषा का अध्यापन करना प्रारंभ किया। नोगा कंपनी ने मानद सदस्य के स्थान पर नियुक्ति की, किंतु कंपनी बंद पड़ गई और LIT की सेवा निरस्त हुई। नागपुर आकाशवाणी में करीबन 70 से 80 किसानों को प्रबोधित करने हेतु भाषण दिए। नूतन भारत विद्यालय शिक्षण संस्था का मैं अध्यक्ष बनकर शिक्षक
एवं पदाधिकारियों को सुयोग्य मार्गदर्शन करता रहा। मेरा एक क्रांतिकारी मित्र मुझसे मिलने आया। उसके समवेत हम सीताबर्डी किला देखने गए। मैंने उससे कहा, अरे बचपन में इसी किले पर कब्जा करने का बालिश प्रयास हमने किया था। आज मैं यहाँ निश्चिंत होकर खड़ा हूँ। मित्र ने हंसते हुए कहा, पांडुरंग, किले में निश्चिंत होकर खड़े रहने के लिए तुम्हें 3 बार पृथ्वी प्रदक्षिणा करने का मोल चुकाना पड़ा, ये तो तुम भूल गए। जीवन के हर मोड़ में सही मायने में अर्धांगिनी की भूमिका निभाने वाले जानकी जी ने आर्थिक विवंचना की पूर्ति हेतु फ्रेंच अलायंस के ग्रंथालय में अनुवादक का काम मिलने पर दिल्ली जाने का निश्चय किया। मेरी ज्येष्ठ कन्या बाल रोग तज्ञ डॉक्टर सावित्री का विवाह कैप्टन वी के साहनी के साथ हुआ। कनिष्ठ कन्या माया उच्च शिक्षा हेतु विदेश गई। पूना में सावित्री के घर जब गया तब तालाब में पल्लवित कष्टदायक हाइसिंथ वनस्पति के रोकथाम के लिए अनेक प्रयोग किए। उसके व्यंजन भी बनाकर खा के देखे। नागपुर में मैं अब अकेला ही था। अब केवल गीता और उपनिषदों का चिंतन मुझे सुकून देता था। 1965 की बात है। भारत पाक के युद्ध के समय मेरी आयु केवल 79 साल की थी। सैन्य में दाखिल होने हेतु मैं सीधे नागपुर विभागीय आयुक्त के घर पहुंचा और कहा, सीमा पर लड़ते लड़ते प्राणार्पण करना चाहता हूँ। यह भाग्यवान क्षण आप मुझे प्रदान कीजिए। जीवन के पूर्वार्ध में भी लड़ा, अब उत्तरार्ध में पुनश्च एक बार एक संधि प्रदान कीजिए। कमिश्नर साहब ने मुझे समझाकर वापस भेज दिया। वार्धक्य धीरे धीरे शरीर पर हुकूमत जमाने लगा। 18 जनवरी 1967 को क्रांति का यह धगधगता अग्निकुंड शांत हो गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका जीता जागता उदाहरण थे डॉक्टर खानखोजे। उत्तुंग कर्तृत्व के इस हिमालय की अज्ञात गाथा भारतीयों को अवगत कराना, यही इस कथा सरिता का उद्दिष्ट। रणझुंझार श्रेष्ठ कृषि तज्ञ डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे जी को कोटि कोटि प्रणाम।